या सो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर सेकंड मास्टर केडर का चैप्टर नंबर सेकंड और क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन ऑन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत आसान चैप्टर है ना। तो उसको हम स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका एनसीईआरटी क्लास 12 का। छोटा सा चैप्टर है, मोस्टली बस 4 लेक्चर का चैप्टर है। तो उसको ख़त्म करेंगे तो अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मुझे ये बताइए, हमने इससे पहले सेल चैप्टर किया था। किसी को सेल चैप्टर में कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। ये तो आपके सिलेबस ही नहीं है। किसी बच्चे को कोई है डाउट? ललित, कोई डाउट है सेल में? भी नहीं है सिलेबस में। नो सर, क्लियर सर। ओके, तो अब आप फ्री हो, आप कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन लगा सकते हो, है ना, अपनी मर्जी से। मतलब अगर 100 क्वेश्चन लगाओगे तो मेरे हिसाब से 90 प्लस क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन होते हैं, 2-4 क्वेश्चन जो नहीं होंगे, तो धीरे धीरे सीख जाओगे। देखो अब क्या है कि आप सबके चैप्टर कंप्लीट हो चुका है सेल, है ना। अब आपने पता क्या करना है, आपके मैं उम्मीद करता हूँ आपने सबने नोट्स भी बना लिए होंगे सेल के, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब जैसे जब पढ़ोगे, है ना, दोबारा क्वेश्चन लगाओगे, मास्टर केडर के प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करोगे, या कोई नीट की बुक लगाओगे, है ना, MTG बुक आती है, वो ख़रीद लेना आप सब, जगह जिनके पास नहीं है ना, वो नीट की होती है, और पुरानी वाली खरीदनी है जिसमें 38 चैप्टर्स हैं इन टोटल, ठीक है। तो जब आप वो करोगे तो आपको ना बीच में कुछ मिलेंगी। जैसे आपने 40 क्वेश्चन किए, 37 तो सोल्व हो गई, 3 नए मिल गए, जो चीज़ें नहीं पढ़ी हुई हैं मैंने, वो आपने क्या करना है, अपने नोट्स में नोट कर लेनी है, सही है। तो इस तरह से आपका चैप्टर धीरे धीरे वैसे तो मोस्टली तो इसी से आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई 1-2 पॉइंट्स रह गए तो आपने नोट कर लेने हैं, है ना। तो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, राइट। तो बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। मुझे बताइए रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, सबसे इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, एक्चुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले हम कुछ एक बेसिक टर्म्स करेंगे, जैसे कि लाइफ स्पेन क्या होता है। देखो, इंसान का जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है, उस बीच के दौरान के कार्यकाल को जो भी कह लो, है ना, हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन। क्या कहते हैं? लाइफ स्पेन इज अ पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। ये ज़रूर याद रखना है कि ये नहीं है कि अब मतलब जो लाइफ स्पेन होता है ना किसी का, जब हम किसी का स्टैंडर्डाइज लाइफ स्पेन बताते हैं तो हम ये यूज़ करते हैं कि नेचुरल डेथ, मतलब बूढ़ा होकर मरा है। ये नहीं कोई बीमारी से मर गया, कोई एक्सीडेंट से मर गया, नहीं, तो बूढ़ा होकर अपनी एज को जितना वो उसका ऑर्गन काम करते थे उतना काम करवा कर मरा उनसे, सही है। सो व्हाट इज लाइफ स्पेन? लाइफ स्पेन इज अ टाइम पीरियड बिटवीन द बर्थ एंड द नेचुरल डेथ, है ना, एवरेज टाइम पीरियड, सही है। तो लाइफ स्पेन की डेफिनेशन क्लियर होगी मेरे हिसाब से। अच्छा, फिर क्या होता है कि जो लाइफ स्पेन है ना हमारा, वो साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यानी अब पैरट है, पैरट का लाइफ स्पेन 140 साल है, वहीं पर जो क्रो है वो 20 साल है। अब इनके साइज़ तो लगभग सेम है ना, लेकिन लाइफ स्पेन तो सेम नहीं है। तो जो हमारी ज़िंदगी का जो भी हमारा समय है ना, वो हमारा इस पर डिपेंड नहीं करता कि हमारा साइज़ क्या है ना। उसी तरह से एक और एग्जांपल दे रखी है, जैसे कि बनियन ट्री है और मैंगो है, दोनों का सेम साइज़ है लेकिन डिफरेंट लाइफ स्पेन है। बताओ किसका ज़्यादा होता है, बनियन का या मैंगो का? बनियन का, है ना, ऑब्वियसली बनियन का ज़्यादा होता है लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन ऑफ बनियन इज़ मच मोर देन मैंगो। अब फिर कैसे पता लगता है लाइफ स्पेन लॉन्ग है या शॉर्ट है ना। किसी का लाइफ स्पेन बड़ा है, किसी, आपने बोल दिया साइज से तो नहीं पता लग रहा, तो फिर कैसे पता लगेगा कि किसी का लाइफ स्पेन ज़्यादा है तो कम है? देखो, जो ऑर्गेनिजम्स अनफेवरेबल कंडीशन में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन में, यानी उनका वैसे वहाँ रहना नहीं बना, वैसे बने नहीं वहाँ रहने के लिए, लेकिन रहते वहीं हैं, उनका लाइफ स्पेन क्या होता है? शॉर्ट होता है, समझ लो। वो जो फेवरेबल कंडीशन में रहते हैं उनका लाइफ स्पेन लॉन्ग होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक बंदे ने जैसे मैंने आपको बोल दिया कि यू हैव
क्या कहते हैं उसको, एक इंसान फेवरेबल जगह पर रह रहा है। कहाँ रह रहा है? फेवरेबल जगह पर। एक इंसान रह रहा है अनफेवरेबल जगह पर, जो अच्छी नहीं है उसके लिए, है ना। एक प्रतिकूल और एक अनुकूल जगह पर रह रहा है, ठीक है। अब जो अनुकूल जगह पर रह रहा है ना, मुझे बताओ कि देखो हमारी ज़िंदगी में पता क्या मकसद होता है, एक एनिमल का एक क्या मकसद होता है? वो चाहता है कि मैं ज़िंदा रहूँ। सब चाहते हैं ना मैं ज़िंदा रहूँ। आप चाहते हो कि आप ज़िंदा रहो या नहीं चाहते? कोई है जो नहीं चाहता मैं ज़िंदा रहूँ? कोई नहीं है, सब चाहते हो या ना? हाँ बोले ना बोले, आप पहले ही मरे हुए मुझे तो लगता है। मैं बढ़ा ही भूतों को रहा हूँ मुझे लगता है। नो सर, इंसान ही सर। इंसान ही हो ना? पक्का हनुमान चालीसा सुना हूँ, इंसान हो तो। हाँ जी सर, हाँ जी सुन रहे हैं। तो मुझे बताओ, जिंदा रहना चाहते हो या नहीं चाहते? चाहते हो ना जिंदा रहना? तो सब इंसान जिंदा रहना चाहते हैं, लेकिन हम हमेशा जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि मृत्यु सत्य है, तो सबने मरना है। तो अब होता क्या है कि मृत्यु तो सत्य है, सबने मरना ही मरना है, लेकिन हम क्या करते हैं कि चलो हम ना रहें, हमारा कोई अंश, हमारे कोई जैसा, हमारा कोई अंश वो इस दुनिया में रहे, है ना, जो हमें रिप्रेजेंट करे। समझ रहे हो? हम रहे ना रहें, लेकिन हमारा कोई अंश या हमारे कोई जैसा इस दुनिया में रहे जो हमें रिप्रेजेंट करे। गेटिंग पॉइंट? इसलिए लोग क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, है ना। अब मुझे बताओ, एक बात बताओ, ये बताओ, जो इंसान जल्दी मरेगा वो ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा एक लाइफ साइकिल में, या जो इंसान लेट मरेगा वो ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा? जो लेट मरेगा। अच्छा, वो ज़्यादा बच्चे पैदा एक ही बार में? मतलब जो इंसान जल्दी मरेगा, मेरी बात सुनो, जो इंसान जल्दी मरेगा उसको पता है मैंने तो मर जाना है, तो मैं अपने जैसे खूब बच्चे पैदा कर जाता हूँ ताकि एटलीस्ट वो मेरा अंश को आगे बढ़ाएं, है ना, मेरे वंश को। जो इंसान लेट मरेगा, जिसको फेवरेबल कंडीशन है, लॉन्ग लाइफ स्पेन है, वो कहेगा क्या ही दिक्कत है, एक दो पैदा कर दो बहुत है, वो इतनी बड़ी ज़िंदगी है, फिर एक दो कर देंगे पैदा, फिर एक दो पैदा कर देंगे। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? गेटिंग माय पॉइंट और नोट? यस सर। यस है ना। अब एक मिनट रुको, बस आप ये डायग्राम देखो। देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन है लाइफ स्पेन। देखो इसकी लाइफ स्पेन कितनी है, इसकी है छोटी, इसकी कितनी बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी लाइफ स्पेन है ना। इसकी लाइफ स्पेन छोटी है, तो ये क्या करता है, एक ही बार में बहुत सारे बच्चे पैदा करता है ना, बहुत सारे बच्चे। इसने भी बहुत सारे बच्चे पैदा किए क्योंकि लाइफ स्पेन कम है ना। लेकिन इसको पता है मैंने तो भाई 60 साल जीना है, मुझे क्या दिक्कत है, दो पैदा कर देते हैं, ज़्यादा काहे को करने, फिर दो कर दिए, फिर दो कर दिए, फिर दो कर दिए। अच्छा मुझे बताओ, नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, मतलब रिप्रोडक्शन कितनी बार कर रहा है, वो किसकी ज़्यादा है? अपन लिख देता हूँ, आप बताना, है ना, सोच के बताना। ये है शॉर्ट लाइफ स्पेन वाला और ये है लॉन्ग लाइफ स्पेन वाला, किस में ज़्यादा है, ए में या बी में? जो ज़्यादा बार रिप्रोडक्शन कौन कर रहा है? बी सर। बी कर रहा है, बिल्कुल। अच्छा एक ही बार में ज़्यादा बच्चे कौन पैदा कर रहा है, ए या बी? ए पैदा कर रहा है। अनफेवरेबल कंडीशन में कौन रह रहा है, ए या बी? ए। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशन में रहता है उसका लाइफ स्पेन शॉर्ट होता है, उसके रिप्रोडक्टिव साइकिल कम होते हैं, लेकिन एक ही बार में ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। क्या मेरी सारी चीज़ें क्लियर है आपको? उल्टा बोलो, जिनका लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है वो उनके रिप्रोडक्टिव साइकिल ज़्यादा होते हैं और वो फेवरेबल कंडीशन में रहते हैं और एक ही बार में कम बच्चे पैदा करते हैं। क्या ये चीज़ें क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये ख़त्म हो गया इसका काम। अब आपने बस ये देखना है। देखो अब इसमें कोई डाउट है? इन दोनों चीज़ों को पढ़ो, इन पॉइंट्स को। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई विडंबना, कोई पीड़ा, कोई दर्द, कोई आशंका, कोई डाउट, सो कॉल्ड डाउट इस पेज में? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा वो कहते हैं कि जो लाइफ स्पेन है वो वेरिएबल है, वो चेंज होता रहता है, लेकिन डेथ सत्य है ना। ज़िंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपनी
साथ लेकर जाएगी, ठीक है। तो अच्छा मेरी बात सुनो, तो ये बात उन्होंने करी, ठीक है, लाइफ स्पेन इज वेरिएबल बट डेथ इज सर्टेन, मरना तय है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, लेकिन पहले तो ये बोल दिया, फिर बोल दिया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल, वो मरते ही नहीं है। अब कैसे सर, ये कैसे, मेरी बात सुनो। देखो अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना है, कितने सेल का, एक ही सेल का, ये मरने वाला था, क्या हुआ, ये मरने वाला था, देखो ये मरने वाला है, अब ये मर जाएगा। मरने से पहले इसने डिवाइड करके 2 छोटे छोटे सेल बना दिए, फिर यंग हो गया, फिर ये बड़े हुए, ये मरने वाले इसने फिर से डिवाइड कर दिया। आप समझ रहे हो, ये मर ही नहीं रहा, जैसे ही मरने लगता है ये डिवाइड हो जाता है, तो फिर से छोटे छोटे हो जाते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नेवर डाइज, मतलब नेचुरल डेथ इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अपने आप नहीं मरता। हाँ, जैसे कोई सेल है, आपने उसके ऊपर कोई केमिकल डाल दिया तो डिवाइड ही नहीं कर पा रहा, तो वो मरेगा ही मरेगा, लेकिन नॉर्मली नेचुरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं मरते। तो अगर आपको स्टेटमेंट आती है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो वहाँ लिखेगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल, तो आपने इसको ट्रू बोलना है, क्योंकि ये ट्रू है ना। आगे बढ़ते हैं। Yes. अब जो ह्यूमन है, देखो अब ये तो इमॉर्टल है, लेकिन जो ह्यूमन, आप मेरी बात सुनो, आपको पता है भगवान जी ने ह्यूमन का शरीर इतना अच्छा बनाया, उसको किडनीज दी, उसको ईयर दिए सुनने के लिए, लीवर दिया टॉक्सिक सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, खाने को स्टोर करने के लिए, चलने फिरने के लिए हड्डियाँ दी, सब कुछ दिया, इतना अच्छा बना दिया भगवान ने कि भगवान कहता ओए बाप रे ये क्या मैंने कर दिया, मतलब वो खुद ही कंफ्यूज हो गया कि इतनी अच्छी संरचना मैंने क्यों करी। तो फिर उसने क्या किया, एक फूक मारी, क्या मारी, फूक, ठीक है। उसने फूक मारी किसकी, एजिंग की, किसकी, एजिंग की। एक्चुअली ये सब नारायण का किया कराया, नारद मुनि जी का। उन्होंने एजिंग की फूक मारी, वो बोलते जा इंसान, मैंने तुम्हें इतना अच्छा बना दिया, लेकिन मैं तुम्हें मतलब एक ऐसा एजिंग नाम का गुण देता हूँ कि तुम चाहे जितने मर्जी अच्छे हो, एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हारे ऑर्गन्स खुद ब खुद काम करना बंद कर देंगे, चाहे जितना मर्जी अच्छे तुम हो जाओ। तो हमारा बॉडी इतना अच्छा है, इतना सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी हम मर जाते हैं, है ना। आप किसी को जितना मर्जी अच्छा खाना खिला दो, अनलिमिटेड रिसोर्स दे दो, कोई भी हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं रह सकता, नॉट सर्वाइव फॉर अनलिमिटेड टाइम, उसने आखिरकार मर ही जाना है ना। लेकिन जो बैक्टीरिया है, आप उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहो, इट कीप ऑन डिवाइडिंग, वो डिवाइड करता रहेगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वो क्या है, इमॉर्टल। डेथ इज सर्टेन, स्पीशीज और ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ सर्वाइव। मेरी बात सुनो, कहते डेथ तो होनी है, लेकिन स्पीशीज और ऑर्गेनिजम्स ये अर्थ पर सर्वाइव करना चाहते हैं। तो क्या तरीका है रिप्रोडक्शन, कि हम खुद तो नहीं रह सकते, लेकिन हमारे जैसे तो रह सकते हैं, है ना, हमारा वंश तो आगे बढ़ सकता है। तो किसी को इस पेज में डाउट है क्या है? ये फिलोसफी की बातें हैं, फालतू की बातें हैं, ठीक है। तो ठीक है, जो भी है, क्वेश्चन तो आ सकता है ना, हमें क्वेश्चन सही करना है। तो बात करते हैं आगे, स्टेजेस इन द लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना। क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या पड़ाव हैं एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन में। देखो सबसे पहले क्या होता है, जन्म होता है, फिर उसका विकास होता है और लास्ट में मृत्यु होती है ना। अब जो विकास होता है ना, विकास को आगे 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहला भाग है, अब जैसे अभी बाल अवस्था नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि ये प्लांट की बात कर रहे हैं, तो मतलब एनिमल की बात भी कर रहे हैं वैसे तो, जुवेनाइल। देखो अच्छा मेरी बात सुनो, एक होता है रिप्रोडक्टिव फेज़। क्या होता है रिप्रोडक्टिव फेज़? यानी कि सबसे पहले तो इससे स्टार्ट करते हैं, जुवेनाइल फेज़। मतलब कि अब क्या है, जब हम इतने छोटे हैं कि हम रिप्रोडक्शन के काबिल नहीं हैं, अभी हमारे अंदर सारे ऑर्गन्स ग्रो कर रहे हैं। जब हमारे अंदर सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं, है ना। हेलो, यस नितिन, आई एम इन माई क्लास, एक्चुअली मैं क्लास इज गोइंग ऑन समवेयर। You just tell me the work so I may reply accordingly. Power bank, actually the key is with me, but yeah, you may take from my room. It's present there. It's just situated in my cupboard. Recording in progress. क्या मेरी आवाज़ आ रही है सबको? Yes, sir. ओके। Yes. तो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, अरे यार ये क्या हो रहा है मुझे,
हाँ, हम पढ़ रहे हैं कि हमारे क्या क्या स्टेजेस आती हैं हमारे जीवन में। पहले हमारा बर्थ होता है, फिर हम ग्रो करते हैं, फिर हम मर जाते हैं। जो ग्रो करते हैं बर्थ होने के बाद, उसके 3 फेज़ अलग अलग बीच में, मतलब सब डिवाइडेड। एक है जुवेनाइल फेज़, जब हम एक्चुअली ग्रो कर रहे होते हैं, है ना, मतलब हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारे ऑर्गन्स डेवलप कर रहे हैं। फिर क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स, अब जो हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो फंक्शनल हो गए, यानी हम रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो गए। फिर होते हैं हम बूढ़े होने स्टार्ट हो गए, एजिंग एंड सेनेसेंस, लास्ट में हम मर जाते हैं। ठीक है, तो देखो, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? 3. 3, बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ ग्रोथ आर देयर? देयर आर 3 फर्दर स्टेजेस। जुवेनाइल फेज, अच्छा, जो जुवेनाइल फेज टर्म है ना, ये एनिमल के लिए यूज़ करते हैं। प्लांट्स के लिए ये टर्म का नाम होता है वेजिटेटिव फेज। क्या नाम होता है? वेजिटेटिव फेज। ना, मेरी राइटिंग थोड़ी बेकार सी है, तो थोड़ा ध्यान रखना, है ना। जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड एजिंग एंड सेनेसेंस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो रहा है? हाँ, ठीक है, अब बात करते हैं। अब से चैप्टर स्टार्ट होगा एक्चुअली। रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू द पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे हम अपने जैसे बच्चे, मतलब पेरेंट्स अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है ना। पर्पस क्या है रिप्रोडक्शन का? रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या है? इसका कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ, ताकि हम अपना वंश आगे बढ़ा सकें, है ना। यही तो पर्पस है मेन। सेकंड पर्पस क्या है? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक्चुअली, उसका मेन पर्पस क्या है? वेरिएशन। क्या है? वेरिएशन। हमें पता है कि देखो, नॉर्मली ज़्यादातर पता क्या होता है, हम अपने पेरेंट्स से सुंदर होते हैं, हम अपने पेरेंट्स से स्मार्ट भी हैं। हम कहते हैं ना कि बेटा पता नहीं बाप, पता नहीं, मुझे अब याद नहीं है, बाप तो बाप, पता नहीं बेटा, पता नहीं, कुछ ऐसा होता है, मतलब बहुत सारी कहावतें हैं, मुझे याद नहीं है ना। तो बहुत सारी हैं, बाप शेर, बेटा सवा शेर, कुछ ऐसे भी हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ। और दूसरा क्या? वेरिएशन, मतलब चेंजेस आने। वो चेंजेस ज़्यादातर पॉजिटिव ही होते हैं, है ना। तो इन दोनों के लिए रिप्रोडक्शन हमारे लिए ज़रूरी है। सपोज करो जैसे कोई इंसेक्ट था। क्या था? इंसेक्ट। कंडीशंस बुरी आ गई। कंडीशंस कैसी आ गई? बुरी आ गई, वो मरने वाला है, उसने अपने से और बच्चे बना दिए। फिर कंडीशन बुरी आ गई, उसने अपने से और बच्चे बना दिए। इसमें क्या होगा? चेंजेस आएंगे उसकी बॉडी में। जब जैसे और बच्चे पैदा करेंगे ना, चेंजेस आएंगे। उन चेंजेस से क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वो बुरी कंडीशन है ना, हम उसको फेस करना सीख जाएंगे। समझ लो, वो क्यों हुआ? क्योंकि हमारे अंदर क्या आ गया? वेरिएशन आ गए। तो पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ योर लाइफ एंड वेरिएशन। कोई डाउट है इसमें? कोई नहीं पूछ रहा आपसे कि इनका मतलब समझाओ। आपको अगर ये 2 शब्द याद हैं तो दैट्स मोर देन सफिशिएंट। क्या याद है सबको? यस सर। बाकियों को याद नहीं है? यस सर। ओके, पता नहीं क्या भांग वांग पी के बैठते हो, मुझे लगता है। नहीं सर। नहीं, फिर क्या? अफीम? नो सर। अफीम तो कंसंट्रेशन बढ़ा देती है। अफीम तो मैं कहता हूँ ब्लड सप्लाई बहुत तेज कर देती है, सीधा ब्रेन को जाती है। ओपी प्लांट्स। ओपियम या। तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, वेरिएशन। ठीक है, तो देखो, अगर किसी एक को ही मुझे सिलेक्ट करना हो सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। इसको मैंने 3 स्टार दिए, इसको 2 स्टार दिए। इंपॉर्टेंट दोनों है, लेकिन एक को सिलेक्ट करना हो तो कंटिन्यूटी ऑफ दी लाइफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या करते हैं? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मेरी बात सुनो, 2 तरह की। एक होती है यूनिपेरेंटल, यानी ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो। एक होती है सेक्सुअल, है ना। जो यूनिपेरेंटल होती है उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि तुम्हारा एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है ना। और सेक्सुअल में क्या होते हैं? 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये कैसी होती है? बाई पेरेंटल। याद रखना, यूजुअली वर्ड का मतलब समझाऊंगा मैं आगे। हर्मैफ्रोडाइट कंडीशंस आती हैं, एक ही पेरेंट के पास दोनों सेक्सेस होते हैं, लेकिन बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक पेरेंट इन्वॉल्व हो तो क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल। 2 पेरेंट इन्वॉल्व हो तो सेक्सुअल, है ना। अब देखो, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, उसमें जो बच्चे बनते हैं ना, वो एकदम अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, आइडेंटिकल, क्लोन, एग्जैक्ट सिमिलर। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, जैसे मैंने आपको बताया, उससे में देखिए वेरिएशंस आती हैं। क्या आती हैं? वेरिएशंस। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। अब एक पेरेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, वो पेरेंट एक छोटा सा सेल बनाएगा, वो सेल ग्रो करके बड़ा बच्चा बना देगा। लेकिन 2 पेरेंट इन्वॉल्व है, तो 2 पेरेंट कैसे इन्वॉल्व होंगे? जाहिर सी बात है, एक ये पेरेंट होगा, एक ये पेरेंट होगा, है ना।
एक सेल ये बनाएगा, एक सेल ये बनाएगा, ये फ्यूज़ होंगे, क्या होंगे, फ्यूज़ होकर एक बड़ा सेल बनाएंगे, वो आगे जाके एक नया बच्चा बनाएगा। समझ रहे हो? तो इसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स क्या होते हैं, और जो ये सेल बनाए ना इन्होंने, इन सेल को क्या बोलते हैं, गैमीट्स। क्या बोलते हैं, गैमीट्स। ठीक है, तो इनकी फ्यूजन होती है। ठीक है, तो गैमीट फ्यूजन टेक्स प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो गैमीट फ्यूजन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ो, आगे देखो। अब मेरी बात सुनो, यहाँ 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोनों का टाइम लगेगा, दोनों को सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। तो ये क्या है, स्लो प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर तो एक ही पेरेंट है ना, तो फास्ट प्रोसेस है। समझ लो, ये सिंपल प्रोसेस है, ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। कोई डाउट है इसमें अभी तक जितना मैंने पढ़ाया? ओह शिट, नो डाउट सर। नो सर। ओके, आगे बात करते हैं, है ना। अब मेरी बात सुनो, ये पॉइंट मैं आपको बाद में बताऊंगा, ओनली माइटोसिस और मियोसिस इन्वॉल्व वाला। ठीक है, ये भी सेल साइकिल कराऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, अब शायद इसी बार ही बता दूं, नेक्स्ट लेक्चर में बता दूं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सारे के सारे क्या हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोरुलेशन, बर्डिंग, 2 बार लिख दिया बर्डिंग, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड पार्थेनोजेनेसिस। हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इन दिस प्रोजेनिस फॉर्म्ड इज एग्जैक्टली सिमिलर टू एंड इज नोन एज क्लोन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स बच्चे बनते हैं वो एकदम अपने मम्मा पापा के, या मतलब पेरेंट, अपने पेरेंट के, मम्मा पापा नहीं बोलना, पेरेंट के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, है ना। ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, समझ आप, देखो मेरी बात सुनो, कुछ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे कि प्रोकैरियोट जो है ना, बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा, इनमें क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। समझ रहे हो? प्लांट्स एंड एनिमल विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि स्पॉन्जीज, हाइड्रा, एल्गी, फंगस, इनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। आपने कभी देखा है कि जो रोज़ होता है ना, रोज़ का प्लांट जो होता है, अगर आप उसकी टहनी काट दो, है ना, और उसको ज़मीन में गाड़ दो, तो नया प्लांट बन जाता है उससे पूरे का पूरा, है ना। या फिर जो गन्ने का होता है ना, गन्ने का प्लांट, आप उसकी भी अगर नोड वाला रीजन काट दो, उसको गन्ने गाड़ दो, तो नया प्लांट बन जाता है। तो क्या उसमें देखो, नॉर्मली क्या होता है, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, फ्लावर, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, आपने सब टर्म्स सुनी होंगी, तो वहाँ से प्लांट बनना चाहिए था नया, सीड से। लेकिन आप तो उसकी जैसे टांग काट के नया प्लांट बना रहे हो। तो ये क्या है, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो हायर प्लांट्स में इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, भी कैसा मेथड है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। प्लांट्स एंड एनिमल विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ये छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, एल्गी, फंगस, है ना, इन सब में भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक नो सर। है कोई डाउट? प्राची? नो सर। फाइन। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखो, अब जो मोंदरा है ना, मोंदरा, हमने ये सभी टाइप्स करी है ना, ये सभी टाइप्स लिखवाई हैं मैंने आपको, इनकी बात ही करेंगे, इनको समझाऊंगा एक एक टाइप को। ठीक है, मोंदरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरह की होती है, एक फ्यूजन और एक स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। देखो क्या है कि इतना स्लो क्यों है। देखो, जैसे एक सेल है ना, अब जो ये सेल है ना, ये 2 बन गया, ये 3 बन गया, है ना। तो अब देखो, अगर कोई एक सेल है, वो ऐसे करके ना, देखो अब ये सेल है ना, ये इसमें डिवीजन होनी स्टार्ट हो गई, और लास्ट में आके क्या हो गया, 2 सेल बन गए। इस प्रोसेस को बोलते हैं फिजन। फिजन मतलब टूटना, एक ही सेल 2 सेल में टूट गया। तो क्या इसमें कोई पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं? मतलब एक ही सेल था, वही 2 में टूट गया। तो ये क्या है, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये किस में मिलता है? मोंदरा। मोंदरा एक बैक्टीरिया के किंगडम का नाम है, समझ, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, अब आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन पता क्या होता है कि जैसे एक सेल है मोंदरा का, बैक्टीरिया का, है ना, जब कंडीशन अच्छी नहीं होती ना, तो ये अपने आजू बाजू में वॉल बना लेता है। क्या बना लेता है? एक भयंकर सी वॉल बना लेता है, समझ, जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। और जो अपने अंदर का जो उसका साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर छोटे छोटे
साइटोप्लाज्म इकट्ठे कर लेता है, समझ लो। जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है ना, तब क्या करते हैं, तब जो ये वॉल है ना ये डिज़ोल्व हो जाती है, ये वॉल डिज़ोल्व हो जाती है, समझ लो। जैसे ही वॉल डिज़ोल्व हो गई तो जो ये अंदर वाले सेल्स है ना ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। जो छोटे छोटे सेल्स बने, जो छोटे छोटे साइटोप्लाज्म के संगठन है, जो उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म का इकट्ठा ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं, स्पोर। तो यही स्पोर्स बिखर जाएंगे और पूरा पूरा बैक्टीरिया बना देंगे। समझ आया स्पोर फॉर्मेशन और फ्यूजन क्या होता है? देखो स्पोर फॉर्मेशन तब होती है जब कंडीशन अनफेवरेबल हो। सर इसको स्पोर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके आजू बाजू में एक थिक वॉल भी बनी ना। फ्यूजन में ऐसा नहीं होता। फ्यूजन में नॉर्मल सेल है, वो डिवाइड करता है और 2 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोई डाउट है तो बताओ मुझे, स्पोर फॉर्मेशन और फ्यूजन। नो सर। फाइन। सो दिस इज व्हाट नोन एज स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्यूजन, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है प्रोटिस्ट। क्या है? प्रोटिस्ट, ठीक है। प्रोटिस्ट में भी क्या होती है, फ्यूजन होती है। क्या होती है? फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या है, 2 हिस्सों में डिवाइड होना, ठीक है। अब जो प्रोटिस्ट है ना उसकी अलग अलग शेप है। कोई प्रोटिस्ट तो ऐसा है, कैसा है, मतलब कोई शेप ही नहीं है। और एक प्रोटिस्ट ऐसा है, देखो, ठीक है। और एक प्रोटिस्ट है ऐसा, ठीक है। अब इस जो ये प्रोटिस्टा है ना, ये प्रोटिस्टा का जो मेंबर है, इसको चाहे यूँ डिवाइड कर दो, चाहे यूँ डिवाइड कर दो, फ्यूजन कहीं से भी कर दो, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आप मुझे खुद बताओ, इसको ऐसे डिवाइड करूँ या ऐसे डिवाइड करूँ? लेट इट बी ए, इट बी बी। कैसे डिवाइड करूँ? ए की फॉर्म में, बी की फॉर्म में। तो एक स्पेसिफिक पोजीशन से ही डिवाइड हो रहा है ये वाला, अगर कोई ऐसी शेप का प्रोटिस्ट है ना। तो अगर कोई ऐसी शेप का प्रोटिस्ट, अब इसे ऐसे डिवाइड, पर इसमें तो कंफ्यूज हो जाओगे, रुको, इसको मुझे थोड़ा ठीक बनाने दो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर फ्यूजन में हम 2 में पार्ट में डिवाइड करते हैं सर, लेकिन जरूरी है अभी दोनों इक्वली पार्ट्स हों? फ्यूजन में लगभग इक्वली बनते हैं, फ्यूजन में इक्वल बनते हैं, बिल्कुल। हाँ, जब इक्वल नहीं बनेंगे उसको बडिंग बोलेंगे, वो आगे करवाऊंगा, ठीक है। तो फ्यूजन के में इक्वली बनते हैं, ठीक है। डिवीजन इन एनी प्लेन, प्रोटिस्टा में वो किसकी एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। और अगर कोई ऐसी शेप है, जैसे अब इसको सिर्फ ऐसे ही डिवाइड कर सकते हो, इसकी एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना। और अगर कोई ऐसी शेप है ना, इसको तुम ऐसे डिवाइड कर दोगे, इसकी एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स फ्यूजन, सही है। कोई डाउट है बताओ? नो सर। ठीक है, अब मुझे बताओ ट्रांसवर्स फ्यूजन किस में होती है? पैरामीशियम। तो अब हम पढ़ने लगे, हाँ हम पढ़ रहे थे कि ट्रांसफर फ्यूजन किस में होती है, उसका एग्जांपल क्या है, पैरामीशियम। और लॉन्गिट्यूडिनल फ्यूजन यूग्लिना। और अमीबा में कौन सी होती है, किसी भी प्लेन में फ्यूजन हो सकती है। और अगर मैं जनरल पूछूं फ्यूजन किस में होती है, तो आप प्रोटिस्टा ही बोल दोगे तब भी चल जाएगा। ये प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल है ये वाले, है ना। और अगर जनरल प्रोटिस्टा बोल दोगे तो उसमें कैसी होती है, फ्यूजन। मोनरा में कैसी होती है, फ्यूजन प्लस स्पोर फॉर्मेशन। फेवरेबल कंडीशन में क्या होती है, फ्यूजन। और जब अनफेवरेबल कंडीशन हो तो स्पोर फॉर्मेशन। इस पेज में कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। ओके, अब देखो मेरी बात सुनो। अब जो अमीबा है ना, अमीबा, अब देखो, अब जो अमीबा है ना, अमीबा देखो, अमीबा में क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन होती है। कई बार क्या होती है, मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन से मतलब जैसे नॉर्मली जो फ्यूजन होती है ना, जब उसकी बात करते हैं बाइनरी, मतलब यहाँ पर 2 ही बन रहे हैं ना। अमीबा में एक ऐसा केस होता है जब एक से ज़्यादा बनते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा बनते हैं, समझ रहे हो। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। वो कैसे, देखो, जब कंडीशन अनफेवरेबल हो, क्या हो, अनफेवरेबल। देखो जब फेवरेबल कंडीशन है, अमीबा बोलती ज़्यादा बनाकर क्या करने हैं, 2 ही बनाओ। लेकिन जब कंडीशन अनफेवरेबल होगी तो अमीबा बोलता कि भाई अब तो मरने वाले हैं, ऐसा करते हैं बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोजेनी बढ़ा देते हैं। याद है ना, जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल कम हो जाते हैं और नंबर ऑफ प्रोजेनी बढ़ जाती है ना। सो दिस इज द केस, है ना। अब देखो यहाँ क्या होगा, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। देखो अमीबा होता है ना, अमीबा, आपने किसी ने एक दिन मुझसे पूछा था स्यूडोपोडिया के बारे में। देखो जो ये स्यूडोपोडी होते हैं, जो ये पैर से निकले हुए ना, ये स्यूडोपोडी है। तो अमीबा क्या होता है, गोल गोल हो जाता है। क्या हो जाता है, गोल गोल, अपने ये पैर को विड्रॉ कर लेता है, अपने पैर खत्म कर लेता है, समझ लो।
उसके बाद क्या होती है, अब अनफेवरेबल कंडीशन है तो बचना है तो क्या करेगा, देखो अब क्या करेगा, देखना ये क्या करेगा, अपने आजू बाजू में वॉल बनाएगा। क्या बनाएगा, वॉल बनाएगा, समझ रहे हो। और कितनी वॉल बनाएगा, 3, कितनी, 3, 1 2 3, ठीक है, 3 लेयर थिक वॉल बनाएगा। ऐसे पड़ा रहेगा ये काफ़ी टाइम तक, इसी स्टेज में काफ़ी सालों तक पड़ा रहेगा, ठीक है, सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। जब कंडीशन फेवरेबल आएंगी, है ना, वो क्या करेगा, मल्टीपल फ्यूजन करेगा। मल्टीपल फ्यूजन, देखो अंदर छोटे छोटे सेल बन रहे हैं ना, इनको बोलते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर्स। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडियो। हाँ, और जब कंडीशन फेवरेबल आएंगी ना, तो जो ये वॉल है जो हम बनाई है वॉल, ये वॉल क्या हो जाएगी, ये डिजोल्व हो जाएगी। ये वॉल क्या हो जाएगी, ये वॉल डिजोल्व हो जाएगी। रप्चर कह लो या डिजोल्व कह लो, ये वॉल डिजोल्व हो जाएगी। जैसे ये वॉल डिजोल्व हो गई तो आप देख पा रहे हो ये स्यूडोपोडिया ना, जो ये स्यूडोपोडिया है, ये अलग अलग चले जाएंगे, है ना, और एक नया नया अमीबा बना लेंगे, समझ रहे हो। तो अमीबा में फ्यूजन कब होती है, बाइनरी फ्यूजन। अमीबा में बाइनरी फ्यूजन कब होती है, फेवरेबल कंडीशन में। और मल्टीपल फ्यूजन, अनफेवरेबल। और कितनी वॉल्स बनती हैं, 3 लेयर। और जो छोटे छोटे जो सेल्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, सीडोपोडियस। अच्छा, अब जो अमीबा का जो जब अनफेवरेबल कंडीशन मल्टीपल फ्यूजन होती है तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, उसके जो सीडोपोडिया वो अपने आप को खत्म कर लेती है, विड्रॉल ऑफ स्यूडोपोडिया, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मल्टीपल फ्यूजन इन अमीबा। देखो अब यहाँ सब लिखा हुआ है, देखो अमीबा है, स्यूडोपोडिया विड्रॉल, एनसिस्टमेंट। अच्छा ये जरूर याद रखना, जब ये 3 लेयर बनाते हैं ना अपने आजू बाजू में, इसको बोलते हैं एनसिस्टमेंट। क्या बोलते हैं, एनसिस्टमेंट, फॉर्मेशन ऑफ 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स, समझ रहे हो। मल्टीपल फ्यूजन करेगा, फिर स्पोरुलेशन होगा, स्पोर्स बनेंगे, और या क्या होगा, या नया अमीबा बन जाएगा। कोई डाउट है, ओके। तो दिस इज अबाउट मल्टीपल फ्यूजन इन अमीबा। अब देखो ये जो हमने अभी भी किया ना, प्रोटिस्टा और अमीबा, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करने जा रहे हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले बात करते हैं फंजाई की। किसकी, फंजाई की, ठीक है। फंजाई की, अच्छा, मोस्ट फंजाई शो फ्रेगमेंटेशन। आपने देखी उल्ली देखी है घर में कभी किसी चीज़ पे आई हुई, ठीक है, अचार पे आ जाती है ना। जैसे अब जो अचार होता है उसके ऊपर क्या होता है, एक वाइट कलर का ना वो आ जाता है, मतलब एक कुछ आ जाते हैं, फ्रेगमेंट से आ जाते हैं, थ्रेड लाइक, है ना। अगर आप उसको बीच में से काट दोगे तो ये अलग ग्रो कर लेगा, ये अलग ग्रो कर लेगा। इसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन, है ना। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जैसे कि फंजाई में मोस्ट फंजाई शो फ्रेगमेंटेशन। लेकिन एक जो यीस्ट है ना, यीस्ट एक स्पेशल फंजाई है जो एक ही सेल की बनी होती है। कैसी होती है, यूनिसेलुलर। कैसी होती है, यूनिसेलुलर। है तो फंजाई लेकिन कैसी है, यूनिसेलुलर। मोस्ट कॉमन इसमें क्या होते हैं, देखो यीस्ट में क्या होता है, जो यीस्ट होता है ना, इसमें एक स्पेशल प्रोसेस होता है, इसको क्या बोलते हैं, बडिंग। क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बडिंग, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन एट सेक्शन, अच्छा ये बाद में बताता हूँ, इसमें होती है बडिंग। अब बडिंग क्या होता है, देखो जैसे हम याद करो, जब हमने एक सेल था, जब हमने एक सेल से ऐसे करके बाद में 2 छोटे छोटे सेल बना दिए, इस प्रोसेस को क्या बोला था हमने, फ्यूजन। फ्यूजन क्या बोला था, फ्यूजन। वहीं अगर अब जैसे एक सेल था, देखो इस सेल से क्या हुआ, एक छोटा सा सेल निकला, फिर वो सेल थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर बाद में एक बड़ा सेल हो गया, एक छोटा सा सेल बाहर निकल गया, फिर इस सेल ने ग्रोथ किया। अब आप देख रहे हो 2 बराबर के सेल नहीं बन रहे, एक तो बड़ा सेल ही रह रहा है ना, एक छोटा सा सेल बन रहा है, और वो एज एन आउट ग्रोथ है। क्या है, आउट ग्रोथ, है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बडिंग। इसको क्या बोलते हैं, बडिंग। तो अब देखो ये जो मेरा सेल था ना मेन, है ना, अब हुआ पता क्या एक्चुअली, देखो ये एक सेल था, इससे एक नया सेल बना, ये बड़ा हो गया, अब उसके ऊपर एक और सेल बन रहा है, वो बाय चांस है, वो बडिंग ही रही है, समझ रहे हो। अगर फ्यूजन होती तो सभी सेल का साइज बराबर होता, समझ रहे हो। तो बडिंग का कैसे होती है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी, माइटोसिस से, सिंपल सेल डिवीजन से। ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। और जो छोटे छोटे सेल्स बने उनको बोलते हैं डॉटर सेल्स, डॉटर प्रोजेनी। और ये कैसे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। कोई डाउट है तो बताओ मुझे इसमें जितना पढ़ाया। अच्छा, अब जब कंडीशन अच्छी नहीं होती कह लो, या ये कह लो कि या जनरली याद करो
कि अमीबा में एक स्पेशल तरह के स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स वो सेल्स होते हैं जो थोड़े से, मतलब कैसे बताऊँ, चलो बताऊँगा मैं, कोई बात नहीं। आपको ना मैं चैप्टर कराऊँगा एक प्लांट किंगडम है ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें पूरा बताऊँगा स्पोर्स क्या होते हैं ना, आइसोगेमस एंड आइसोगेमस, वो भी सारा बताएंगे अपन, ठीक है। तो अभी के लिए याद रखो कि एक स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं स्पोर्स। और जो अमीबा में जो स्पोर्स बनते हैं उनका नाम क्या होता है? कोनिडिया। क्या होता है? कोनिडिया। जो ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं इनके पास एबिलिटी होती है पूरा नया ऑर्गेनिज्म बनाने की। अमीबा में नहीं, सॉरी, फंजाई में एक स्पेशल तरह के स्पोर्स बनते हैं, उनका नाम क्या है? कोनिडिया। और कोनिडिया जैसे देखो, अब ये मेरा ये फंजाई थी, ये क्या थी? फंजाई, समझ लो। अब ये फंजाई में छोटे छोटे सेल्स बन रहे हैं ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, है ना, ये क्या है? कोनिडिया। तो ये क्या है? एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन बने हैं, पहली बात तो, है ना, विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बने हैं। नॉन मोटाइल हैं, चल फिर नहीं सकते। देखो मेरी बात सुनो, याद है आपको मोटाइल और नॉन मोटाइल क्या होते थे? मोटाइल चीज़ वो होती थी जिसके पास क्या हो? फ्लैजला हो। वो नॉन मोटाइल जिसके पास फ्लैजला ना हो, है ना। तो इसके पास फ्लैजला नहीं है तो क्या बोल दिया? नॉन मोटाइल, है ना। ये आपको बताता हूँ हैप्लॉइड क्या है। माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होते हैं, दिखते नहीं है। ए प्लानो मतलब भी यही होता है, नॉन मोटाइल। ए प्लानो वर्ड का मतलब ही नॉन मोटाइल होता है, समझ लो। प्लानो मतलब होता है मोटाइल और ए प्लानो मतलब नॉन मोटाइल, ठीक है। आपको सिर्फ एक ही टर्म नहीं पता इसमें कौन सी है, हैप्लॉइड, वो आपको बता देता हूँ। देखो, अगर कोई सेल है उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है ना वो पेयर में है। पेयर मतलब जैसे एक जैसे दो क्रोमोसोम है। कितने? दो क्रोमोसोम। देख पा रहे हो कि हर क्रोमोसोम सेट में है। इसको बोलते हैं डिप्लॉइड। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड कंडीशन। डिप्लॉयड। वहीं पर अगर कोई ऐसा सेल है जिसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है, एक जैसा, इसको बोलते हैं हैप्लॉइड, समझ लो। और जो हमारे कोनिडिया होते हैं ना, कोनिडिया, ये हैप्लॉइड होते हैं, यानी इनके पास एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में ही बनते हैं और हैप्लॉइड ही होते हैं। यानी इनके पास जिनका न्यूक्लियस होगा उसमें एक जैसा एक ही क्रोमोसोम होगा, दो नहीं होंगे। तो कैसे हैं? हैप्लॉइड है। कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म में, फंजाई में। है कोई डाउट? नो सर। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आएगा, फंजाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई टेक्स प्लेस बाय व्हिच मेथड? आप बोलोगे फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। क्या बोलोगे? फ्रेगमेंटेशन एंड फ्रेगमेंटेशन या बडिंग। बडिंग किसमें? यीस्ट में, वो स्पेशल केस है। या फिर अगर कोनिडिया बनती है, क्या बनती है? एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जिनका नाम क्या है? कोनिडिया, ठीक है। फिर आपने ये दो एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, इनके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये तो एक बार पढ़ने से याद हो जाएंगे, है ना। तो कोई डाउट है इस पेज में बताओ, हम आगे बढ़ते हैं। है कोई डाउट? सबको Recording in progress. क्या सबको स्क्रीन विजिबल है? नो। नो सर। अब विजिबल है? क्या सबको स्क्रीन दिख रही है? क्या सबको फंजाई क्लियर है? यस। ओके, तो हम बात करते हैं आगे। चलो आप ऐसा करते हैं, आज अपन इतना ही करते हैं, बाकी चलो कर लेते हैं, थोड़ा सा कर ले, थोड़ा सा और। यस सर। चलो कर लेते हैं, कुछ नहीं होता, ठीक है। देखो, अब हम हमने क्या पढ़ लिया? हमने यूनिसेलुलर पढ़ लिए, मल्टीसेलुलर में फंजाई पढ़ ली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एल्गी के बारे में। किसके बारे में? एल्गी। जो ग्रीन ग्रीन कलर देखते हैं ना उसको एल्गी बोलते हैं। सबको पता है एल्गी कहाँ होती है? पानी में होती है। देखो एल्गी क्या है? एक्वेटिक है ना। तो कई बार क्या होता है, जब आपको याद है जब नदियों में बहाव ज़्यादा होता है ना तो एल्गी टूट जाती है और जहाँ जाती है नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है। तो क्या होता है भाई, कैसे डिवाइड करती है भाई? फ्रेगमेंटेशन। कैसे करती है? मोस्ट को यहाँ पर भी स्पोर बनते हैं, लेकिन याद करो जो स्पोर फंजाई में बनते थे वो कैसे थे? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल।
यहाँ पर जो स्पोर बनते हैं वो कैसे हैं? जू स्पोर। जू स्पोर मतलब होता है मोटाइल स्पोर। क्या होता है? मोटाइल स्पोर। अगर मोटाइल है तो इनके पास क्या होंगे? फ्लैजिला होंगे, है ना? फ्लैजिला। अच्छा, अब स्पोर कैसे बनेंगे? देखो ये आपको एक सेल है एल्गी का जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। अब देखो, अब अनफेवरेबल कंडीशन आई ना, तो ये कैसे होगा? ये इसकी जो फ्लैजिला ये तो खत्म हो गई है ना, ये फ्लैजिला तो खत्म हो गई। इसके अंदर देखो छोटे छोटे सेल्स बन रहे हैं ना, छोटे छोटे सेल्स, यस, है ना। जो ये छोटे छोटे सेल्स बने इनको क्या बोलोगे? इनको बोलोगे जू स्पोर्स। क्या बोलोगे? जो छोटे छोटे स्पोर्स बने, जू स्पोर। और जब ये डिसॉल्व हो जाएगी वॉल, और तो ये जू स्पोर क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो जू स्पोर फॉर्मेशन किस में होती है? एल्गी में। किसमें होती है? एल्गी में। और फ्रेगमेंटेशन भी किस में होती है? एल्गी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आएगा स्पोंजिस। क्या आएगा? स्पोंजिस क्या होते हैं? देखो ये भी एक पोरीफेरा एक किंगडम है, आप बस याद करो। एनिमल में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है स्पोंजिस। उसकी शक्ल ऐसी होती है, ठीक है। ये भी जब टूट जाए ना तो फ्रेगमेंटेशन होती है, यानी टूट जाए तो दो हिस्से, दो में टूट जाए तो दोनों नए ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? स्पोंजिस में आपको याद है मैंने बडिंग पढ़ाई थी आपको। जैसे एक सेल है, उसमें एक छोटी सी आउटग्रोथ हुई, और ये आउटग्रोथ फिर फिर अलग हो जाती है और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है। क्या आपने किया था ऐसा? बडिंग किया था? बाकी बच्चों को पता नहीं क्या है, मतलब मैंने अगर कोई नहीं बोलेगा तो वो प्लीज़ अपना वो देखा करे, रिकॉर्डिंग देखा करे ना। मुझे मज़ा नहीं आता, है ना। मैं 2 बच्चों को पढ़ा लूँगा, लेकिन मुझे वो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, क्लास में अगर कोई है तो एक्टिव रहेगा ना। कभी बोल दिया कभी नहीं बोल दिया वो तो चलेगा, बट या यू शुड बी एक्टिव। अब याद करो, मैंने उसको क्या बोला था जब बडिंग हुई थी? मैंने बोला था आउट ग्रोथ। क्या बोला था? आउट ग्रोथ। अब देखो अब क्या हो रहा है? स्पोंजिस में क्या होता है? इन ग्रोथ। अंदर बन रहा है। क्या बन रहा है? अंदर बन रहा है, और यहाँ से घूम के बाहर आ रहा है। तो जब अंदर बड बन रहा हो ना, एंडोजिनस बड बन रहा है, उसको बोलते हैं एंडोजिनस। उसको नाम क्या होता है? गेम्यूल। क्या नाम होता है? गेम्यूल। तो गेम्यूल फॉर्मेशन किस? ओके, तो स्पोंजिस में पढ़ा चुका हूँ आपको, है ना। तो हाँ, हाइड्रा में अपन पढ़ते हैं। हाइड्रा में क्या होती है? फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। लेकिन जो बडिंग है इसमें क्या है? बाहर बनती है, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सोजिनस बड, ठीक है। ये हाइड्रा की एग्जांपल है, ठीक है। दिस इज फॉर हाइड्रा। आगे अब रिवाइज करते हैं सबको। फ्यूजन किस में होती है? मोनेरा में। बाइनरी फ्यूजन अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना में। ये पढ़ा चुका हूँ मैं, है ना। मल्टीपल फ्यूजन अमीबा में कब? अनफेवरेबल कंडीशन में। जू स्पोर किस में बनते हैं? क्लेमाइडोमोनास में। गेम्यूल फॉर्मेशन एंड फ्रेगमेंटेशन स्पोंजिस में। गेम्यूल क्या होती है? सर जो अंदर मतलब बड बनती है, एंडोजिनस बड। क्या बोलते हैं उसको? एंडोजिनस बड, ठीक है। और क्या कहते हैं उसको? नेक्स्ट बात करते हैं एक्सोजिनस बड या फ्रेगमेंटेशन। ये किस में होती है? हाइड्रा में। और यीस्ट में क्या होती है? बडिंग। फंजाई पेनिसिलियम में फ्रेगमेंटेशन प्लस कोनिडिया। कोनिडिया क्या होते हैं? कोनिडिया की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कोनिडिया की? नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर टुडे। आज अपन इतना ही करते हैं, प्रोबेबली कल भी क्लास रहेगी। सो विल मीट टुमारो। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर। थैंक यू सर।